वेलकम अगेन टू जुनून बैच। आज आपका लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 9 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अभी इसके और भी लेक्चर्स आएंगे। हम लोग अभी तक जो इससे पहले लेक्चर्स में पढ़े वो चैप्टर नंबर 4 NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 3, 4 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स से बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हमने मोशन इन अ प्लेन, जिसको 2D मोशन बोलते हैं। तो 1D मोशन और 2D मोशन इसको हमने कवर अप कर लिया है। और चैप्टर नंबर 5 NCERT के हिसाब से जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका एक लेक्चर हमने देखा। लेक्चर नंबर इसका पार्ट 2 हो गया। तो लेक्चर नंबर 10 में आने से पहले अगर आपको इसको देखना है, समझना है, तो लेक्चर नंबर 9 देखिए, फिर 10 में आइए। ठीक है, तो हमने वहाँ तक सेकेंड लॉ में मोमेंटम इम्पल्स के बारे में डिस्कस किया और उससे पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हमने देखा। तो यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसीलिए कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे, लेकिन उसके जगह कितने वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं उसका थ्योरी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप उसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फिर सेकेंड लॉ से, जैसे मैं पिछले लेक्चर में बोला कि सेकेंड लॉ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, तो हम लोग सेकेंड लॉ ही स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट वगैरह हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो अभी इसका डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। सेकेंड लॉ से मिला था आपको, ये मिला, इसको हम लोग MA भी बोलते थे। इसके बाद इसका एक कैलकुलस फॉर्म है, कैलकुलस फॉर्म, उसको भी याद रखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो कैलकुलस में ऐसे लिखेंगे। यहाँ से जब फोर्स को ऐसे लिखा जाएगा तो इसका दो तरह से यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। एक बार m कांस्टेंट होगा और दूसरी बार m वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। इसमें v फॉर वेलोसिटी, ये तो वेरिएबल है ही। m के ऊपर क्वेश्चन है, ये कभी कांस्टेंट भी होता है, कभी वेरिएबल भी हो सकता है। तो कैसे वेरिएबल होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। m अगर कांस्टेंट होगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, dm/dt। तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पता है, अगर कोई जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, dv/dt ये मिलेगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा फोर्स इक्वल टू ma। अगर m कांस्टेंट होगा तो फोर्स का ये फार्मूला आएगा m इंटू a। अगर m वेरिएबल होगा तो क्या फार्मूला आएगा वो देखते हैं हम लोग, F इक्वल टू mv। तो इसमें दोनों वेरिएबल है, तो एक बार फार्मूला आएगा m dv/dt। हम लोग को पता है दो वेरिएबल होता है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर एक बार लिखेंगे इसको v dm/dt। तो वापस से आपको इसमें ये देखिए, ये मिला आपको ma और ये v dm/dt। ठीक है, इस तरह का आपको फोर्स का फॉर्मूला मिला। जब m वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा। इस पार्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। वेरिएबल कहाँ करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, जिसको हम लोग रॉकेट प्रोपल्सन में इसका इस्तेमाल करेंगे। जब रॉकेट प्रोपल्सन पढ़ेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ रॉकेट प्रोपल्सन, वहाँ पर इस थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, उससे पहले इसका इस्तेमाल कहीं नहीं आएगा, इसलिए इस पर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब रॉकेट प्रोपल्सन छोड़ के सारा क्वेश्चन इसी बनाएंगे, F इक्वल टू ma पर।
तो इस पर ध्यान दीजिए। आगे एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। अगर फोर्स गिवन है तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में फोर्स अगर दिया हुआ है तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में कितना एंगल होगा उसको फाइंड करना है। इफ क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एफ इक्वल टू ए साइन के टी आई प्लस कॉस के टी जे, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देन फाइंड, क्वेश्चन है देन फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो वेक्टर फॉर्म में कोई इशू नहीं है। हम लोग इसको क्या करेंगे, फोर्स दिया हुआ है, मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर दोनों के बीच में एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो फोर्स से ये मोमेंटम दिया हुआ है, ये मोमेंटम है, तो फोर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt, ठीक है। तो ddt a साइन के टी आई प्लस कॉस के टी जे, ऐसा हुआ। इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का आ जाएगा, साइन के टी में के कांस्टेंट है बाहर आएगा, के कॉस के टी आई, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस के साइन के टी जे, ठीक है। तो दोनों जगह से के कॉमन आ गया तो हम लोग लिखेंगे ए के कॉस के टी आई माइनस साइन के टी जे। तो मोमेंटम जब इतना था तो फोर्स हम लोग को ये मिला। अब इसमें दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो आप वेक्टर में जानते हैं दोनों के बीच में एंगल आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ए डॉट बी, जब भी एंगल फाइंड करना होगा तो ज़्यादातर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, वो थोड़ा इजी होता है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी बाई ए बी, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आप क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस का इस्तेमाल कम कीजिए एंगल निकालने के लिए। इसलिए कम कीजिए कि क्रॉस में डायरेक्शन भी आता है तो एक्स्ट्रा आपको बर्डन आ जाएगा सॉल्व करने का। इसमें सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप ए डॉट बी निकाल लीजिए। कितनी बार तो आप जो न्यूमेरिकल नीट वगैरह में आते हैं, ए डॉट बी निकालने से आपका काम सॉल्व हो जाता है। ए डॉट बी करने से अगर जीरो आ गया तो ये मॉड ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है। ए डॉट बी अगर जीरो आया तो पूरा जीरो आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री। तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि ए डॉट बी कितना आता है। मैं जानबूझ के ऐसे बना रहा, बहुत लेंदी नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि आपको नीट में भी ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो ए डॉट बी करने से क्या मिलेगा, ए डॉट बी का मतलब ये हुआ यहाँ पर इसका मतलब हुआ पी डॉट एफ, ठीक है। तो दोनों का डॉट करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर के, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, इसको तो ऐसे कर दीजिए। उसके बाद डॉट में आपको पता है बनाए होंगे, तो ये आई को वाला का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा साइन के टी कॉस के टी, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए कॉस के टी साइन के टी। तो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट पहले आप देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस दोनों को घटाने से कितना मिला, जीरो, तो पूरा मिला जीरो। तो पी डॉट एफ अगर दोनों का बीच में जीरो आ रहा है तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा जीरो, इसका मतलब थीटा आएगा 90 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिला जो क्वेश्चन गिवन था उसके हिसाब से
फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। सेकेंड लॉस में कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कुछ फोर्स के बारे में जानना होगा, जैसे कांटेक्ट फोर्सेस जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल फोर्स और टेंशन। दो फोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होगा। नॉर्मल फोर्स को आप एन से दिखाइए, कोई आर से भी दिखाते हैं, आप एक ले लिए एन से दिखाइए। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नॉर्मल फोर्स कैसे हम लोग दिखाते हैं, सपोज कीजिए एक सरफेस पर एक बॉडी ऐसे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी ऐसे है, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस का नॉर्मल होगा। ये सरफेस है ना, इससे नॉर्मल होगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ठीक है, उसी तरह अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है, कोई इंक्लाइंड बॉडी है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जो होगा वो होगा सरफेस का नॉर्मल। तो कि जिस सरफेस पे पड़ा हुआ उसका नॉर्मल आप देखिए। ठीक है, और जितना सरफेस आएगा उतना नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना मिलेगा, नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सरफेस। जितने सरफेसेस होंगे उतने नॉर्मल फोर्स आपको मिलेंगे। जैसे आप कोई सपोज कीजिए, कोई जैसे वॉल है, इसमें एक आप किसी बॉल को रख दीजिए, अब इसमें आपको नॉर्मल फोर्स कितने मिलेंगे, तो 3 कांटेक्ट है। नंबर ऑफ सरफेसेस का मतलब होता है कितने कांटेक्ट में है, सिर्फ सरफेस होने से नहीं होगा, कांटेक्ट होना भी होगा। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस। तो यहाँ पर 3 देखिए, 1 2 3 सरफेस है जिससे कांटेक्ट में है। इसका मतलब 3 नॉर्मल फोर्स हमको यहाँ मिलेगा। एक नॉर्मल फोर्स आप यहाँ देख लीजिए, सरफेस का नॉर्मल N1, एक यहाँ मिलेगा N2, एक यहाँ मिलेगा N3। तो जितने भी सरफेस से कांटेक्ट होगा सबका कहाँ से होगा, सबका सरफेस से नॉर्मल होगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट आपको आगे न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगा टेंशन का। तो टेंशन बोलते हैं, टेंशन के लिए जब भी आप देखिएगा तो ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आएगा स्ट्रिंग या रॉड में। स्ट्रिंग मतलब धागा और रॉड में आएगा। ठीक है, तो टेंशन किसको बोला जाता है, टेंशन बोलते हैं इट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रोप या स्ट्रिंग। एक रोप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसी से टेंशन डेवलप होता है। और टेंशन का मतलब ये भी आप बोल सकते हैं टाइटनेस। जैसे स्लैक होगा, ढीला होगा कोई भी रोप, तो उसमें टेंशन नहीं होगा। जब वो टाइट होगा तो टेंशन उसमें आएगा। टाइटनेस का मतलब टेंशन से आता है। टेंशन भी एक फोर्स है, इसीलिए इसका भी फॉर्मूला होता है MA। ठीक है, अब टेंशन कैसे अप्लाई होता है, जहाँ भी आपको रोप दिखेगा, पुली दिखेगा, जैसे सपोज कीजिए ऐसे कोई बॉडी से किसी रोप से कोई मास हैंग कर रहा है, तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर होगा। टेंशन का डायरेक्शन होता है ऑलवेज लेना है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी से हमेशा दूर की तरफ टेंशन लेना है। ठीक है, तो टेंशन हमेशा दूर की तरफ होता है, उल्टे डायरेक्शन में होता है। अगर एक पुली लिया जाए, पुली में एक मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टेंशन में डायरेक्शन दोनों साइड, सपोज के लिए यहाँ पर एक मास हैंग किया हुआ है और यहाँ एक मास हैंग किया हुआ है, तो पुली के दोनों तरफ भी टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे। हालांकि इसमें नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर आएगा। अगर हम
नीचे से देखेंगे तो ऊपर की तरफ, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो नीचे की तरफ ऐसा आएगा टेंशन। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इस टेंशन को नहीं लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का पर्पज़ से इसी टेंशन को लेते हैं। लेकिन जिस बॉडी को लेंगे, ये याद रखिए, जिस बॉडी को लेंगे उसमें टेंशन बॉडी से अवे बनेगा। जैसे अगर इसमें एक टेंशन और लेते, एक रोप और बंधा होता, तो यहाँ पे टेंशन हमारा हमको मिलता 2T, इस दोनों टेंशन के बराबर मिलता। ठीक है। फिर याद रखिए, अगर एक सिंगल रोप है, अगर आपके पास एक सिंगल रोप है या स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन इक्वल होगा, टेंशन इज इक्वल एवरीवेयर। लेकिन इस सब को डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल में जो जो अप्लाई कर सकते हैं उस पर हम लोग जा रहे हैं। सिंगल रोप जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म मास का रोप होगा। रोप एक ही तरह का होगा, अगर रोप में कहीं पतला, कहीं थिकनेस ज़्यादा होगा, कहीं थिकनेस कम होगा, तो उसमें ये काम नहीं आएगा। लेकिन यूनिफॉर्म मास का अगर रोप ले लें हम, तो उसमें टेंशन हर जगह सेम आएगा। इसके टेंशन, इसके अंदर अगर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम लोग को न्यूमेरिकल का पर्पज़ से इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इतना याद रखना है कि टेंशन हम लोग हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लेना है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। हमने अभी पढ़ा नॉर्मल फोर्स के बारे में, दूसरा पढ़ा टेंशन के बारे में, तीसरा आता है इसमें FBD, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है मेन, सो ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फोर्स, अगर हमको बहुत सारे फोर्सेस दिए हुए हैं, एक सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो किसी एक मास को लेना है, किसी एक बॉडी को लेना है, उस पर जितने फोर्सेस हैं सबको शो करना है। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल में मैं शो करके दिखाता हूँ, जो नॉर्मल सा जो ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से आपको FBD दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ऐसा कोई दिया हुआ है, मास हैंग कर रहा है, थोड़ी देर के बाद न्यूमेरिकल ही बनाएंगे हम लोग। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसके लिए क्या स्टेप्स होगा वो मैं बताऊंगा। जब ऐसा होगा तो इसका FBD अगर बनाना होगा, तो इस मास m को आप एक पार्टिकल लेना पड़ेगा आपको। इसमें जो इस मास m के ऊपर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उसको आप शो कीजिए। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं और साथ में आप यहाँ दिखाइए तो ज़्यादा बेटर। अलग से इसको एक पार्टिकल समझ लीजिए। T ऊपर की तरफ होगा टेंशन का डायरेक्शन हमेशा इस बॉडी को लेना तो इसके ऊपर, अगर इस हम सीलिंग को लेंगे तो इसके नीचे आएगा। ठीक है। तो हमेशा टेंशन का डायरेक्शन बॉडी के अवे होगा, तो T ऊपर की तरफ होगा और mg आपका नीचे काम करेगा। और कोई फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए इतना बना के हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। अगर कोई रोप ऐसे देखिए, ऐसे इस डायरेक्शन ऐसे बंधा हुआ है, देखिए ये अगर एंगल आपको पता है, एक इंक्लाइंड है और एक इस तरह से दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसमें दो रोप आ गया तो दो टेंशन आएगा। अच्छा, टेंशन का डायरेक्शन देखने का और एक तरीका है, आप इसको सीजर लीजिए, कैंची, इसको कट कीजिए। बॉडी जिधर गिर जाएगा उसका उल्टा, बॉडी जिधर मूव कर जाएगा उसका उल्टा टेंशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस साइड में टेंशन T1 बॉडी से अवे और इस साइड में टेंशन T2 है। जब इस तरह का अगर आपको टेंशन मिलेगा एंगल पर, टेंशन ही नहीं फोर्स में हम लोग देखेंगे, जो भी फोर्स थोड़ा इंक्लाइंड होगा, किसी एंगल पर दिख रहा होगा, तो उसको हमेशा दो पार्ट में तोड़ते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो आपने वेक्टर में पढ़ा था। तो इसका भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो एक आपका ये परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। इसको बोलेंगे T2 cos 30, इसको बोलेंगे T2 sin 30। इसको मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आगे जाके न्यूमेरिकल बनाने में इजी हो। मैं फोर्स तोड़ना सिखा रहा हूँ। 1 नंबर 2 नंबर का तरीका हो गया। 3 नंबर में आप देखिए, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर है,
थीटा एंगल है। इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका अगर हम चाहते हैं कि एफबीडी बनाए तो आप देखिए इस पर क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे। ये सब हवा में थे, हैंग थे, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स नहीं आया। तो जैसे नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट होता है, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स आएगा। कांटेक्ट फोर्स आएगा सरफेस से ठीक ऊपर की तरफ एन। जितने फोर्सेस है उसको दिखाना है आपको, अलग से भी दिखा सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी के लिए अब यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर इसका जो वेट होगा mg वो सीधा नीचे की तरफ काम करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला इसका पार्ट होगा mg sin थीटा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइए ध्यान रखिए इंक्लाइंड प्लेन पर ये तो फोर्सेस आएगा ही आएगा, ये तो फोर्स आएगा। एक नॉर्मल इधर आया, ये 4 फोर्सेस बेसिक। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई रोल नहीं, इसको मिटा सकते हैं आप। इस पर आपको एक फोर्स लगा एन ऐसे, और ठीक है इसका उल्टा लगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लगा mg sin थीटा। ये आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ये 2 लाइन के बीच में एंगल होगा, तो यहाँ पर 2 लाइन अगर वही हो रहा है तो उसके बीच में एंगल वही सेम होगा। तो एंगल यहाँ पर थीटा हुआ, तो ये भी आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव करने नहीं जा रहे हैं। तो ये जस्ट हम एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल दिखा रहे हैं जो आगे से आगे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा। कभी भी इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ये 3 फोर्स तो आपको तोड़ना ही है। उसके बाद देखिए चौथा बहुत सारा फोर्स आ सकता है, फ्रिक्शन भी आ सकता है बाद में, तो फ्रिक्शन इसका उल्टा लगेगा, लेकिन वो सब तो धीरे धीरे ऐड होगा। पहले आप बेसिक चीज़ सीखिए कि इसमें ये 3 फोर्सेस तो तोड़ना ही है आपको, ठीक है। तो ये 3 तरह का हो गया। अगर पुली में होगा तो उसमें कैसे हम लोग तोड़ते हैं वो भी देख लेते हैं। 4 नंबर केस, सपोज कीजिए आपको एक पुली दिया गया है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, m2 ग्रेटर देन m1 है। तो इसमें टेंशन 2 मास अलग अलग है, a और b बोल दीजिए इसको। तो a अगर बॉडी लीजिएगा तो a पर ऊपर की तरफ एक टेंशन T काम कर रहा है और नीचे की तरफ M1G काम कर रहा है, ठीक है। तो इस पर ऊपर की तरफ एक टेंशन T काम कर रहा है और नीचे की तरफ M1G काम कर रहा है। फिर उसी तरह अगर आप बॉडी B लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे इस पे आना ही आना है, इसीलिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इस पर टेंशन T और इस पर M2G, ठीक है। तो M2G हो जाएगा और टेंशन ऊपर की तरफ T होगा। दोनों जगह देखिए, दोनों जगह आपका टेंशन एक ही है, क्योंकि रोप एक ही है ना। सिंगल रोप होगा तो टेंशन हर जगह सेम होगा, इसको याद रखना है। 2 रोप आएगा तो 2 टेंशन, 3 रोप आएगा तो 3 टेंशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग एफबीडी। एफबीडी का मतलब हुआ कि एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो सारा कुछ दिखाना। तो धीरे धीरे बहुत सारे एग्जांपल से धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे फोर्सेस आएंगे एक बॉडी के ऊपर। सबको हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब आगे सीखेंगे कि एक न्यूमेरिकल जब दिया रहेगा तो आपको क्या क्या करना है। न्यूमेरिकल दिया हुआ है सेकेंड लॉ पे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपका स्टेप्स होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका एफबीडी ड्रॉ करना, ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ एफबीडी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम में याद रखिएगा जो बॉडी का ओरिएंटेशन जिस तरह का है उस तरह का ही दिखाइए। सेकेंड नंबर में, पहले नंबर में तो आपने बॉडी को ड्रॉ कर दिया, सेकेंड नंबर में आप देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर एक्स में है, हो सकता है कि कोई बॉडी सिर्फ वर्टिकल मोशन में काम कर रहा है, जैसे एक बॉडी इस तरह का है जिसमें सिर्फ वाई एक्सिस लगेगा, कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इसमें एक्स एक्सिस लगेगा, कोई अगर इंक्लाइंड है तो इस पर एक्स वाई दोनों लग सकता है,
एक्स वाई दोनों का अप्लाई हो सकता है। तो आपको देखना होगा, इसको बोलते हैं ड्रॉ कोऑर्डिनेट, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सेस, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें आपको देखना होगा कि सिर्फ या तो 1D है, मतलब वाई एक्सिस में है, या एक्स पर है, या दोनों है। जिस जैसा भी होगा वैसा आपको ड्रॉ करना है। तीसरा नंबर क्या है कि आपको देखना है कि उसको चेक करना है कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में या नहीं है, सिचुएशन देखना है आपको। तीसरा नंबर में जो इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको देखना है कि कंडीशन, बॉडी का कंडीशन देखना है। तो कंडीशन का मतलब ये हो सकता है, दो तरह का चीज़ है, या तो आपको बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, या तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, पहले भी समझाया था। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि एफ नेट आपको 0 मिलेगा, फोर्स उसके ऊपर 0 आएगा। 0 आने का मतलब दो चीज़ होता है, या तो बॉडी रेस्ट में है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, या तो बॉडी रेस्ट में है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। दूसरा है आपका कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं होने का मतलब ये हुआ कि एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ नेट 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 आएगा। यहाँ पर एफ नेट अगर 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो एफ नेट इक्वल टू एम ए। यही हम लोग को हर जगह, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, कहीं भी इसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद चौथा नंबर क्या आएगा, 3 हो गया। चौथा में आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशंस, सॉल्व इक्वेशन एंड फाइंड द आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे 4 तरह का स्टेप्स है। पहला में है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दूसरा में है कि एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना, तीसरा में कंडीशन देखना कि बॉडी मूव कर रहा है या रुका हुआ है, मूव कर रहा तो किस तरह से, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये दोनों पे डिपेंड करेगा, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। चौथा में आपको सॉल्व करना है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है आपको। मेनली जो दिमाग लगाना है वो 3 स्टेप्स में लगाना है, ठीक है। अब हम लोग एक एक न्यूमेरिकल बनाते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। जैसे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं सेकेंड लॉ पे। बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चंस का वो देखते हैं। फिर जो स्टेप मैंने आपको सिखाया वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक मास 2 kg का है, एक मास 5 kg का है। आपको फाइंड करना है T1 T2। दो रोप है तो दो आपको मिलेगा टेंशन T1 T2, ठीक है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इसको हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, पहले आप एफबीडी बनाना सीखिए, तो शॉर्टकट से हम लोग आसानी से बाद में कर सकते हैं। पहले एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में क्या होगा, सबसे पहले आप इसका बॉडी बी का बनाइए, जिस पर फोर्स कम लगता है वो बनाइए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। तो बॉडी बी के लिए से फाइंड, इसमें सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ये सारे चीज़ रेस्ट में है, ठीक है। मास इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एज बॉडी इज़ फिक्स्ड, बॉडी फिक्स्ड है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इज़ एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि आपने जो मैं तीसरा पॉइंट लिखा था स्टेप्स में, उसमें क्या लिखा था, बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब एफ नेट 0 है, इक्विलिब्रियम में है। तो अभी मैं ज़्यादातर एग्जांपल दूंगा आपको सारा इक्विलिब्रियम का, फिर एग्जांपल दूंगा कि जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो बॉडी बी के लिए हम लोग एफबीडी बनाते हैं। हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप्स था पहला फर्स्ट कि आप इसको बॉडी बी लीजिए 5 kg का, और पहले एफबीडी ड्रॉ कीजिए
दूसरा देखिए कि कौन सा एक्सिस है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन, उसके हिसाब से फोर्सेस को दिखाइए। दिखाने के बाद फोर्स को तोड़ सकते हैं, जैसे भी होगा कंपोनेंट में। तोड़ने के बाद आपको तीसरा स्टेप्स में क्या करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करना होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट में आपको लिखा था इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उसको हम लोग एफ नेट जीरो करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ नेट का जीरो का मतलब है जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं एक बॉडी पे सभी बैलेंस है। सभी बैलेंस का मतलब क्या है, सिंपली ये समझिए, मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर अप में लगने वाला फोर्स डाउन के बराबर है, अप में लगने वाला फोर्स डाउन के बराबर है, और राइट में लगने वाला फोर्स लेफ्ट के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट और राइट के बराबर है और अप डाउन के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जस्ट ऐसे समझने के लिए, लेफ्ट में बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, राइट में बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, अप ऊपर की तरफ हो सकते हैं, नीचे की तरफ हो सकते हैं, सब बराबर जब होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसमें तो आप देखिए लेफ्ट राइट वाला फोर्स है नहीं, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है। तो 5 kg का ब्लॉक ले रहे हैं बी, तो एक फोर्स तो नीचे काम कर रहा है 5G mg का मतलब 5G, और जी हम लोग न्यूमेरिकल का पर्पज से हमेशा ये लेंगे, और एग्ज़ाम में जो दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या हो सकता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो दिया रहे, जो दिया रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पर आसानी से सॉल्व करने के लिए 10 लेंगे। ठीक है, 5G का मतलब मिला आपको 50 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ आपको टेंशन लग रहा है T2 जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस दो एफ नेट अगर बराबर है, एफ नेट अगर जीरो है, इक्विलिब्रियम का है, तो ये दोनों बराबर होगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन। ये आंसर मिल गया। आपको फाइंड करना क्या था, फाइंड T1 एंड T2, ये दोनों फाइंड करना था। ठीक है, तो T2 हमने फाइंड कर लिया, T1 फाइंड करते हैं। T1 ये ए लेते हैं, 2 kg वाला ब्लॉक, तो 2 kg वाला ब्लॉक में एक आपको लगेगा इधर 2G मतलब 20 न्यूटन, ये तो नीचे की तरफ लगा, और एक ये टेंशन ऊपर की तरफ लगा T1, और एक देखिए ये रोप है ना, ये रोप भी इस पर टेंशन लगाएगा, तो ये देखिए उल्टे इस बॉडी पे लगा रहे हैं, तो अब T2 का डायरेक्शन हम लोग क्या देंगे, उल्टे डायरेक्शन में देंगे, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, T2 हमेशा अब उल्टे डायरेक्शन में इससे लगेगा। तो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू हमने फाइंड किया था 50 न्यूटन। तो अब हम लोग एफ नेट जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब है अप वाला फोर्स डाउन वाला फोर्स के बराबर है, तो T1 हो जाएगा 20 + 50 70 न्यूटन। पहले आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो आसानी से ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे T2 है, तो T जो रोप है वो किसको खींच रहा है, 50 न्यूटन को, तो T2 में 50 आ जाएगा आंसर। T1 देखिए दोनों मास को खींच रहा है, दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, 5 + 2 7, मतलब 70 न्यूटन को T1 का मतलब 70 न्यूटन होगा, मतलब ऊपर वाला रोप जो फर्स्ट नंबर रोप है वो दोनों मास को खींच रहा है, क्योंकि ये जो रस्सी है रोप है ये मासलेस है, तो उसका मास नहीं लेंगे, लेकिन कभी प्रॉब्लम में आ सकता है उसका भी मास हो सकता है, तो बाद में देखेंगे हम लोग। पहले ये सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। T1 में 5 + 2 7 70 न्यूटन इसमें आएगा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और ऐसे आप तोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का सिचुएशन है। तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म कर दूँगा, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 kg का ब्लॉक लीजिए, 5 kg का ब्लॉक लिया आपने, FBD सीखिए पहले। 5 kg का ब्लॉक लिया, उस पर एक टेंशन ये T1 इधर काम कर रहा है और T2 इधर काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बीच में एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 5 kg का ब्लॉक है जिसमें कितना फोर्सेस काम कर रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ये इसको पहले जो भी इंक्लाइन होगा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। T2 cos 30 इधर हो जाएगा T2 sin 30, T2 cos 30 T2 sin 30, और एक होगा mg।
अब याद रखिएगा 5G मतलब 50 न्यूटन। अब याद रखिएगा जब आपने रिजॉल्व कर दिया तो जिसको रिजॉल्व किया उसको आप मिटा दीजिए कि आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन में इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसका कोई रोल नहीं है। अब ये एफ नेट यहाँ पे बोला गया है कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि अप डाउन के बराबर होगा, लेफ्ट राइट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन लिखते हैं T2 cos 30 इक्वल टू 50 न्यूटन एक नंबर, T2 sin 30 इक्वल टू T1। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से T2 सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, T2 हो जाएगा, T2 cos 30 कितना आएगा, √3/2 इक्वल टू 50। तो T2 मिला हम लोग को 100/√3 न्यूटन, ये T2 आ गया। फिर T2 मिल गया तो T1 निकल जाएगा। T1 यहाँ से कितना मिलेगा, T2 sin 30, तो T2 हमारे पास है 100/√3 और T1 कितना है, sin 30 हाफ होगा, तो इससे हाफ से कटेगा 50 होगा, 50/√3 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। T1 T2 आ जाएगा, तो T1 T2 आसानी से मिल गया। तो ये सब जो हम लोग है इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम है जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए इक्विलिब्रियम का, तो फिर मैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 11 में आपको बताऊंगा जब बॉडी मूव करेगा, जैसे पुलिस सिस्टम में और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बॉडी मूव करेगा तो वहाँ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से एक बॉडी हैंग कर रहा है, जो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 10 kg का है, और इसमें 2 रोप लगे हुए हैं, इसमें 2 स्ट्रिंग हैं। वो कहाँ कहाँ है, एक स्ट्रिंग तो यहाँ पर है, ऐसे बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब इससे पूछा जा रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, और कुछ एंगल इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल दिया गया है। देखिए ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है। ये टेंशन आपको फाइंड करना है T1 T2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 kg एक मास ब्लॉक है, हैंग कर रहा है, T1 T2 इसमें टेंशन फाइंड करना है। सिस्टम फिर लिख दे रहा हूँ, इन इक्विलिब्रियम है। आज मैं ये वाला लेक्चर इक्विलिब्रियम पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगला लेक्चर जो आएगा उसमें बॉडी मूव करेगा, उसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड T1 एंड T2, ये फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, ओके। तो इस ब्लॉक को बनाइए पहले आप, 10 kg वाला ब्लॉक को। 10 kg वाला ब्लॉक में ये क्या होगा, मास 10G मतलब 100 न्यूटन नीचे काम कर रहा है, और एक टेंशन इस डायरेक्शन में है T1 और एक टेंशन इस डायरेक्शन में T2, ठीक है। अब देखिए ये इंक्लाइंड है, कुछ एंगल दिया हुआ है, इसको 2 पार्ट में पहले तोड़ लीजिए। एक पार्ट आपका ये ऊपर की तरफ आएगा, ये 30 है ना, ये 30 है, तो ये वाला आएगा T1 cos 30 और ये वाला आएगा T1 sin 30, ठीक है। फिर आप T2 को उसी तरह रिजॉल्व कीजिए। ये 60 है तो ये वाला आएगा T2 cos 60 और ऊपर वाला आएगा T2 sin 60, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अप डाउन लेफ्ट राइट से बराबर करना है। तो मैं पहले ही बताऊँ, फिर इसको पॉज करके पहले लिख लीजिए। फिर मैं आपको बताया कि जिसको भी रिजॉल्व करते हैं उसको मिटा देते हैं, उसका कोई काम नहीं होता है, तो उसका इफ़ेक्ट हमने ले लिया। अब उसको नहीं मिटाएंगे या नहीं हटाएंगे, या किसी भी तरह आप क्रॉस कर दीजिए। अब कॉपी में तो कट नहीं कर सकते, क्रॉस कर दीजिए,
तो इसका मतलब उस फोर्स को और काउंट नहीं करना, उसका काम हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन आपको बनाना है तो क्या करेंगे, अप वाला फोर्स डाउन के बराबर होगा, T1 sin 30 T2 sin 60 इक्वल टू T2 cos 60, इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 आएगा T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos 60, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन बन गया, तो अब सॉल्व करना बहुत आसान है, आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ से देखिए T1 T2 का रेशियो मिलेगा, इससे पुटअप करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। मैं थोड़ा प्रोसीड करके दिखा देता हूँ आपको। ये T1 है, cos 30 कितना होता है √3/2, T2 है cos 60 होता है हाफ, कट गया। तो T2 का वैल्यू आ गया √3T1। इस वैल्यू को उठा के आप T2 की जगह इसमें पुट कर दीजिए, दो जगह पे, तो क्या आएगा, T1 निकल जाएगा। तो हम लोग पुट करके देखते हैं, T1 sin 30 का मतलब हाफ, T2 का मतलब आया √3T1, और sin 60 का मतलब हुआ √3/2, ठीक है, इक्वल टू T2 फिर मिला हम लोग को √3T1, हाँ यहाँ पे हम लोग का ये नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये T1 sin 30 T2 sin 60 इक्वल टू 100 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 100, ओके। अब देखिए यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए T1 3T1 और ये 2 एल्सियम लेके ऊपर ले लीजिए 200, तो 4T1 इक्वल टू 200, तो T1 आ गया 200/4 50 न्यूटन, आंसर आ गया। T2 देख लीजिए कितना होगा, T1 इंटू √3, तो T1 मिला 50, तो 50 √3, ये हम लोग को आंसर मिल गया, ठीक है। तो हमने कैसे सॉल्व किया आपने देखा, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे कोई बॉडी, ये तो सब देखा, सब बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मूव करा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।